हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वित्तकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम टीपीए अर्थात जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले के हमने 4 वीडियो को जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है अर्थात अपने चैनल पर उसको अपलोड कर दिया है और इसमें हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो प्रश्न है उसको देखेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे टीपीए को अपने इस 5-6 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट रूप से कवर करें, जिससे आपके अंदर जो भी डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं उनको व्याख्या करते हुए हम धारा 1 से लेकर आगे बढ़ते हुए हम इस पूरे टीपीए को एक क्रम से खत्म करेंगे। तो इसीलिए जो है यह इस सीरीज में हमने लगभग 6 वीडियो को शामिल किया है। बाद में हम इस पर एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से आप जो है इस पूरे टीपीए को न केवल प्री के पर्पज से बल्कि मेंस के पर्पज से भी आप अपनी जो समझ है उसको डेवलप कर लेंगे। उसके बाद जो है नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए अग्रसर हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो से पहले के जो 4 वीडियो हैं उनको आप जरूर देखें, क्योंकि इस सभी जो सीरीज है ये पूरी वह क्रम से चल रही है। धारा 1 से लेकर जो प्रश्न वहाँ से शुरू हुए हैं वहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम पूरी टीपीए को पूरा ख़त्म करेंगे। तो इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम एक साथ लेते हुए बीच बीच में जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी हम उसको भी करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं हम उसको प्रोवाइड कराएं तो आपको उसकी सूचना मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके प्रश्नों को। और इसमें क्वेश्चन है कि क अपनी निर्माण भूमि का कोई टुकड़ा ख के पास बंधक रखता है और उसके बाद उस टुकड़े पर घर बनाता है। तो यहाँ पर जो ख है वह अपनी प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए उस घर का और उसके भूमि के टुकड़े का, इन दोनों का ही वह हकदार होगा। ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 70 के अंतर्गत दिया गया है और यह जो प्रश्न है वह धारा 70 का यह दृष्टांत जो ख है यह इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंधक की तारीख के बाद बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि हो जाती है तो इसका हकदार कौन होगा। तो बंधक धन में अनुवृद्धि के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 70 के अंतर्गत दिया गया है और धारा 70 को जब देखेंगे उसमें यह प्रावधान है कि यदि बंधक की तारीख के बाद बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो उस अनुवृद्धि का जो है वह बंधकदार हकदार होता है। और वह जो है जब तक कि कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो अर्थात इसके विपरीत कोई संविदा पहले से ही न कर दी गई हो तो प्रतिभूत के प्रयोजनों के लिए ऐसी अनुवृद्धि का जो हकदार है वह बंधकदार होगा। और अनुवृद्धि के संदर्भ में जो है 2 जगह प्रावधान मिलते हैं, एक तो धारा 70 के अंतर्गत है और दूसरा जो है धारा 63 के अंतर्गत है। तो धारा 70 और 63 में अंतर क्या है, तो 70 के अंतर्गत जो अनुवृद्धि होती है उसका हकदार जो है वह बंधकदार होता है, लेकिन धारा 63 के अंतर्गत जो अनुवृद्धि होती है उसका हकदार जो है वह बंधककर्ता होता है। अब हम दोनों में अंतर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी बातें जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो 70 के अनुसार जबकि बंधक की तारीख के बाद अगर बंधक संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो वहां पर उसका जो है बंधकदार उस अनुवृद्धि का हकदार होगा। लेकिन धारा 63 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्रावधान है कि जहां की बंधकदार के कब्जे में ही कोई संपत्ति में अनुवृद्धि हो गई, अर्थात जब बंधक कर दिया गया और संपत्ति बंधकदार को ट्रांसफर कर दी गई और जब संपत्ति जो है बंधकदार के कब्जे में है और उस दौरान उसमें अनुवृद्धि हो जाती है, तो जब वह बंधक का मोचन कराता है बंधक करता, तो ऐसी स्थिति में वह बंधक संपत्ति के साथ साथ वह जो अनुवृद्धि हुई है उसका भी हकदार होता है। तो यही जो प्रावधान है धारा 63 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अभिवृद्धि भी देख लेना आवश्यक है जो कि धारा 63A के अंतर्गत दिया गया है, क्योंकि अभिवृद्धि और अनुवृद्धि इसके संदर्भ में कई बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। तो जैसे धारा 63 और धारा 70 के अंतर्गत जो है अनुवृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है, लेकिन धारा 63A के अंतर्गत अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान है, अर्थात यहाँ पर इंप्रूवमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यह जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि जो है यह स्वतः नहीं होती है बल्कि इसको किया जाता है। जैसे कोई मेड़ है, उबड़ खाबड़ है, कोई खेत उबड़ खाबड़ है, उसको समतल कराकर एक उपजाऊ जमीन में परिवर्तित करना, तो यह अभिवृद्धि हो गई। लेकिन अनुवृद्धि में क्या होता है कि जैसे कोई खेत है पड़ा हुआ नदी के किनारे है, हर साल उसमें नदी में बाढ़ आती है और वहाँ पर जो है वो खेत उपजाऊ हो जाता है, तो उसको अनुवृद्धि कहा जाएगा। इसी प्रकार से कोई पेड़ लगाया गया है, बाद में वह पेड़ बड़ा होकर फल देने लगता है, तो ये सब जो है
अनुवृद्धि के उदाहरण हैं। और अनुवृद्धि अमूमन जो है स्वतः होती है, लेकिन अभिवृद्धि जो है वह की जाती है किसी व्यक्ति के द्वारा। तो यह सामान्य अंतर है, एब्सोल्यूट अंतर नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए इतना है कि यही अंतर, बेसिक अंतर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंधक पट्टे के नवीनीकरण के संदर्भ में जो प्रावधान है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो बंधकित पट्टे का जो नवीनीकरण के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 71 के अंतर्गत और 64 के अंतर्गत, इन दोनों स्थानों पर जो है बंधकित पट्टे के नवीनीकरण के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। अब धारा 71 और 64 में जो बंधकित पट्टे का नवीनीकरण है, यह दोनों बातें तो की गई हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है। तो पहले हम धारा 71 को देखेंगे। तो इसके अनुसार जबकि बंधक संपत्ति पट्टा है और बंधकदार उस पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो बंधकदार है वह नए पट्टे का प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए हकदार होगा। तो यह तो धारा 71 का प्रावधान हो गया। और धारा 64 में क्या बताया गया है कि जब बंधक की गई संपत्ति पट्टा है और बंधकदार उस पट्टे का नवीनीकरण प्राप्त करता है, वहां पर जो बंधककर्ता के द्वारा तत्पूर्व संविदा न की गई हो, तो वह मोचन पर नवीन पट्टे का फायदा प्राप्त करेगा। तो यही जो दो बातें हैं इसमें ध्यान देने वाली हैं और आवश्यक हैं। तो धारा 71 के अंतर्गत जो हकदार होता है वह होता है बंधकदार, और धारा 64 के अंतर्गत जो है यह बंधककर्ता वहां पर हकदार होता है। तीन ही बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सकब्जा बंधकदार के अधिकार बताए गए हैं। अर्थात जो कब्जा धारण करने वाला जो बंधकदार है, अर्थात जिस व्यक्ति को बंधक किया गया है संपत्ति को, और उस व्यक्ति ने उस संपत्ति पर कब्जा धारण किए हुए है, तो उसके कुछ अधिकार बताए गए हैं। तो वह अधिकार किस धारा के अंतर्गत बताए गए हैं। तो इसमें जो है अधिकार बताए गए हैं धारा 72 के अंतर्गत। लेकिन अगर इसका दायित्व पूछा जाता है तो दायित्व बताया गया है धारा 76 के अंतर्गत। दायित्व 76 में है और अधिकार जो यहाँ पूछा गया है प्रश्न में, तो अधिकार 72 के अंतर्गत बताया गया है। अब इसके अधिकार कौन कौन से हैं तो ये भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रश्न है वह सीधे सेक्शन बेस पूछे। क्योंकि टीपीए में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बनाए जाते हैं जहां पर आदमी उलझ जाता है अगर वह ठीक से उसका स्टडी न करके गया हो। तो धारा 72 के अनुसार बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक है। अर्थात जिस व्यक्ति को संपत्ति का बंधक किया गया है और वह संपत्ति उसके कब्जे में है, ऐसी स्थिति में जो संपत्ति को धारण करने वाला बंधकदार है वह उस बंधक संपत्ति का नाश, समापहरण या विक्रय से उस संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए जो आवश्यक धन है उसका व्ययन कर सकता है। उसके अलावा उस संपत्ति पर बंधककर्ता के हक का समर्थन करने के लिए अगर कोई आवश्यक धन का व्यय है तो उसको कर सकता है वह। इसके अलावा उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए भी वह आवश्यक कुछ परिवर्तन कर सकता है। जबकि बंधक संपत्ति नवीकरणीय प्रकृति की पट्टा है, तब उस पट्टे के नवीनीकरण कराने के लिए वह कुछ आवश्यक जो कार्य है वह करने का उसके पास अधिकार है। जब ऐसा वह खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे खर्च को वह बंधकदार मूलधन में इस प्रकार से जोड़ सकता है जो दर नियत हो, और जहां ऐसी कोई दर नियत नहीं है तो वहां पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से वह उस संपत्ति पर ब्याज लेगा। किससे लेगा तो वह बंधककर्ता से लेगा। तो यही उसके अधिकार हैं और यह धारा 72 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार बंधकदार न केवल बंधक संपत्ति का हकदार है बल्कि प्रत्येक उस चीज का हकदार है जो उसकी जगह पर प्रतिस्थापित की जाएगी। तो यह जो है प्रश्न प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत है और इसको जो है धारा 73 के अंतर्गत यह निहित है। तो ये प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। पहला तो ये प्रश्न है कि यह जो उसका उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। और यह सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत दिया गया है तो धारा 73 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सकब्जा बंधक ग्रहीता के कर्तव्यों का उपबंध करती है। तो सकब्जा बंधक ग्रहीता के कर्तव्य या उसके दायित्व, जैसा कि हमने देखा, यह किस धारा के अंतर्गत है तो धारा 76 के अंतर्गत दिया गया है। और अधिकार किस धारा के अंतर्गत है तो अधिकार जो है वह धारा 72 के अंतर्गत है और कर्तव्य या दायित्व धारा 76 में है। तो धारा 76 के अनुसार उसके कौन कौन से दायित्व हैं तो उसके दायित्व या कर्तव्य क्या हैं तो इस संपत्ति का इस प्रकार से प्रबंध करना या इस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना मानो कि वह जो संपत्ति है उसकी
अपनी संपत्ति है, या एक मामूली जो समझ वाला व्यक्ति जितनी सतर्कता सावधानी अपनी संपत्ति के संदर्भ में रखता है, वह जो बंधकदार है उस संपत्ति के संदर्भ में वह उसी प्रकार से दायित्वाधीन होता है। दूसरी है कि संपत्ति के जो भाटक हैं और लाभ हैं, इनको वसूल करने का वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा, अर्थात उसके प्रति वह लापरवाही नहीं करेगा। संपत्ति में आवश्यक मरम्मत कराना, जैसे कि अगर कुछ संपत्ति में कुछ क्षय हो रहा है या हानि हो रही है तो वह उसको आवश्यकता अनुसार उसमें मरम्मत करा सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो कि संपत्ति के लिए विनाशक हो या अस्थायी रूप से हानिकारक हो। जबकि उसने संपत्ति को हानि से बचाने के लिए बीमा कराया है, तो ऐसी संपत्ति की जब हानि हो जाती है और वह बीमा की धनराशि प्राप्त कर लेता है, तो उस राशि से उस संपत्ति में वह सुधार कराएगा जितना उसकी हानि हुई है। इसी प्रकार से बंधकदार की हैसियत में प्राप्त और खर्च सब जो धनराशियां हैं, उसका जो स्पष्ट ब्यौरा है, उसका स्पष्ट लेखा जोखा है, वह उसको बंधककर्ता को देने का उसका दायित्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूतियों का क्रमबंधन यह जो है यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो प्रतिभूतियों का क्रमबंधन इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 81 के अंतर्गत दिया गया है। और अगर ये एक प्रश्न और बनता है कि क्रमबंधन का सिद्धांत किस धारा के अंतर्गत है, तो अगर खाली क्रमबंधन पूछता है तो इसके बारे में तो प्रश्न जो है सी वाला विकल्प, तीसरा विकल्प सही होगा कि 56 और 81 इन दोनों के अंतर्गत जो है प्रतिभूति क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है। लेकिन प्रतिभूतियों का क्रमबंधन अगर पूछता है तो यह धारा 81 के अंतर्गत होगा। अब हम धारा 56 और 81 जिसमें क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है, हम इन दोनों को देखेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो धारा 56 के अंतर्गत पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि जबकि दो या अधिक संपत्तियों का कोई स्वामी है और उन दोनों ही संपत्तियों को किसी व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, फिर उसी दोनों संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रेता है अर्थात जो उस संपत्ति को खरीदता है, तो उस बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति से तुष्ट कराने का हकदार होगा। अर्थात एक व्यक्ति है जो कि इसकी एक संपत्ति को खरीदता है, तो वह यह कहेगा कि इस एक संपत्ति को जिसे उसने खरीदा है, इससे कोई जो बंधक दार है वह अपनी बंधक जो धन है उसका वसूली न करे, बल्कि उसकी जो दूसरी वाली संपत्ति है उससे उसकी वसूली करे। तो इसी को ही पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। अब धारा 81 को देखेंगे जिसमें प्रतिभूतियों के क्रमबंधन के बारे में बताया गया है। तो इसके अनुसार जबकि दो या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास बंधक रखता है, फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी अन्य व्यक्ति के पास बंधक रख देता है, तो ऐसी स्थिति में जो बाद में बंधकदार है अर्थात जिस व्यक्ति को उस संपत्ति को बाद में बंधक रखी गई है, तो वह इस बात के लिए हकदार होगा कि वह जो पहले वाला बंधकदार है अर्थात जिस व्यक्ति को पहले संपत्ति बंधक रखी गई है, उससे यह कहेगा कि आप जो है जो पहली दूसरी संपत्ति है जिसे हमें बंधक नहीं रखा गया है, उससे अपनी जो धन है उसको वसूल करें, उससे अपनी तुष्टि कराएं, हमारी वाली संपत्ति से तुष्टि न कराएं। लेकिन यहाँ पर एक किंतु लगा हुआ है कि किंतु इस प्रकार से नहीं कि जो पहले वाला बंधकदार है उसके अधिकारों पर उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो यही जो है धारा 56 और धारा 81 जो कि क्रमबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत क्रमबंधन और अभिधाय में विरोध हो तो क्रमबंधन अभिभावी होगा, यह जो है प्रावधान किया गया है। अर्थात कहाँ पर यह बताया गया है कि जबकि क्रमबंधन और अभिधाय इन दोनों में जो है विरोध होता है, तो ऐसी स्थिति में क्रमबंधन जो है अभिभावी होगा। तो यह ऐसा जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 82 के अंतर्गत। और धारा 82 को देखते हैं इसमें क्या इसकी लाइन है। तो इसमें यह बताया गया है कि बंधक ऋण की बाबत अभिधाय तो यह बंधककर्ता से संबंधित होती है, और यही जो धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमबंधन और अभिधाय यह दोनों जो है किससे संबंधित हैं? तो क्रमबंधन और अभिधाय जो है यह प्रतिभूतियों से संबंधित है। क्रमबंधन और अभिधान, तो यह जो है अभिधान के बारे में जो प्रावधान है या अभिधाय के बारे में जो प्रावधान है यह जो है धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है, और क्रमबंधन के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 81 के अंतर्गत दिया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है ये, तो प्रतिभूतियों से संबंधित है। नेक्स्ट है सही उत्तर बताइए। तो बहुचर्चित एक नियम है कि मोचन ऊपर की ओर और पूर्वबंध नीचे की ओर।
तो यह जो है किस धारा के अंतर्गत यह शामिल है? तो यह धारा 91 और धारा 94 के अंतर्गत यह शामिल होता है। कि नेक्स्ट है, इसमें सुमेल करने के लिए है, तो सही सुमेलित है प्रीमियम यह पट्टा के मामले में दिया जाता है। अदाता जो है या सार्वभौमिक अदाता ये दान के संदर्भ में होते हैं, एक पक्षकार होते हैं। मोचन जो है बंधक का कराया जाता है और क्रेता जो है यह विक्रय में होता है। तो यहाँ पर जो चारों हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत कौन से व्यक्ति मोचन के लिए वाद ला सकेंगे? धारा 91 के अंतर्गत यह उन व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि जो कि मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? तो पहला है जिसका बंधक संपत्ति या मोचन अधिकार में कोई हित है, तो वह व्यक्ति जो है वो उसका मोचन करा सकता है। दूसरा है कि बंधक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए अगर कोई प्रतिभू है तो वह भी उसका मोचन कराने के लिए वाद ला सकता है। इसके अलावा बंधककर्ता का कोई लेनदार है तो यह भी जो है मोचन का जो है वाद ला सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति हैं ये सभी बंधक का मोचन कराने के लिए वाद ला सकते हैं और यह धारा 91 के अंतर्गत इनके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है, तो यह किस मामले में जो है प्रत्यासन का सिद्धांत लागू होता है? तो प्रत्यासन का सिद्धांत जो है जो कि धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 92 के अंतर्गत, तो यह लागू होता है बंधक के मामले में। अब हम आगे देखते हैं कि प्रत्यासन का सिद्धांत संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो है धारा 92 के अंतर्गत दिया गया है। अब प्रत्यासन का जो सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है इसको भी जानना आवश्यक है कि प्रत्यासन का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे के स्थान पर कुछ मामलों में अधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में प्रतिस्थापित हो जाना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति की ओर से उसके अधिकार और कर्तव्य के लिए उसके स्थान पर स्थापित हो जाता है तो उसे इसी ही प्रत्यास्थापन या प्रत्यासन कहा जाता है। तो जबकि बंधककर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक का मोचन कराने का अधिकार जो उपलब्ध हो जाता है तो उसे प्रत्यासन कहा जाता है। तो जैसे है कि एक व्यक्ति है उसने बंधक अपनी संपत्ति का बंधक किया है और उस बंधक करने वाले व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि आप हमारी तरफ से हमारी जो संपत्ति है उसका मोचन करा लीजिए। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह उस संपत्ति का जो मोचन कराता है तो यह प्रत्यासन के अंतर्गत आता है। और जब वह व्यक्ति वह तीसरा व्यक्ति वह मोचन करा लेता है तो मोचन कराने वाला ऐसा व्यक्ति वह बंधकदार के स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे ए है, इसने एक संपत्ति अपनी बी को बंधक रखी है, तो यह जो है इसके पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वह बी से जो अपनी प्रॉपर्टी एक्स है इसको मोचन करा सके, इससे धन देकर अपनी संपत्ति को वापस ले सके। तो यह सी के पास यह अधिकार देता है कि आप जो है हमारी एक्स संपत्ति को बी से छुड़वा लीजिए, अर्थात जो बी से हमने धन लिया है आप उस धन को बी को दे करके आप संपत्ति को छुड़ा लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो सी है वह एक्स के लिए जो संपत्ति ए के द्वारा बी से लिया गया था तो उस संपत्ति को बी को प्राप्त करके यहाँ पर बी को मुक्त कर देगा। तो अब जो है बी के स्थान पर वह जो है सी आ गया, अर्थात जो बंधकदार है अब सी बन गया है, बी को इसने हटा दिया है और अब जो एक्स संपत्ति है वह सी के कब्जे में आ जाएगी। तो यही जो है प्रत्यास्थापन या प्रत्यासन का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा जो व्यक्ति है जो सी है वह कौन हो सकता है? तो वह सहबंधककर्ता हो सकता है, पश्चातवर्ती बंधकदार हो सकता है, बंधककर्ता का कोई प्रतिभू हो सकता है, मोचन की साम्या का क्रेता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अतिचारी नहीं हो सकता, स्वयंसेवक या बेनामीदार को जो है प्रत्यासन का कोई अधिकार नहीं होता है। तो यह एक ही सामान्य सा जो उदाहरण है इसे जो है प्रत्यासन को समझने के लिए हमें लगता है कि ये एक अच्छा उदाहरण है और आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, तो इसमें से सुमेलित कौन सा सही है? तो प्रत्यासन का सिद्धांत यह जो है धारा 92 के अंतर्गत है, ये सुमेलित है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 में है, विबंध द्वारा अनुदान का सिद्धांत धारा 43 में है और संचयन का सिद्धांत जो है धारा 17 के अंतर्गत है। तो यह जो चारों है यह चारों ही सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है जो उपबंध सादा बंधक को लागू होते हैं वे हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को भी लागू होंगे। तो ऐसा जो प्रावधान है यह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह जो प्रावधान है धारा 96 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है
कि एतस्मिन् पूर्व अंतर्विष्ट, अर्थात इसके पहले जो अंतर्विष्ट जो नियम है वह सादा बंधक को लागू होते हैं। जो नियम वही जो नियम है वह हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक को यावत्शक्य अर्थात यथारूप में लागू होंगे। तो धारा 96 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है विलक्षण बंधक के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व किस प्रकार अवधारित होंगे। तो विलक्षण बंधक जिसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 58 के अंतर्गत दिया गया है, वह जो यहाँ 6 प्रकार के बंधक दिए गए हैं उसी में एक है विलक्षण बंधक जो 6वां प्रकार का है। तो इसके जो पक्षकार होंगे उनके अधिकार और दायित्व क्या होंगे, तो इनका जो निर्धारण है वह धारा 98 के तहत किया जाता है, अर्थात इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 98 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि विलक्षण बंधक के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के संबंध में जो निर्धारण होगा उनका, वह उनकी जो पर्सनल जो संविदा है उसके द्वारा हो सकता है, तथा संविदा के विस्तार के बाहर जो स्थानीय प्रथा है उसके द्वारा भी उनका जो है निर्धारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों के माध्यम से ही उनके पक्षकारों के अधिकारों और दायित्व का जो है निर्धारण किया जा सकेगा। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा को में जो है भार को परिभाषित किया गया है। तो भार को जो है धारा 100 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, पहला विकल्प सही होगा। अब भार जो है धारा 100 में जो इसकी परिभाषा दी गई है या जो इसके बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसको देखेंगे कि 100 के अनुसार एक व्यक्ति का अचल संपत्ति पर तब भार होता है जबकि ऐसी संपत्ति ऐसे दूसरे व्यक्ति के द्वारा देय धन के भुगतान के लिए प्रतिभूति बन जाती है और ऐसा संव्यवहार बंधक की श्रेणी में नहीं आता है। अर्थात यह एक प्रकार का बंधक का ही रूप है, लेकिन यहाँ जैसे बंधक में जो संपत्ति है वह प्रतिभूत के रूप में बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जो बंधक से यह थोड़ा सा भिन्न है, इसीलिए यह जो है बंधक और भार एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन जो भार है वह बंधक से अलग है। इस प्रकार से बंधक और भार दोनों ही स्थिति में एक व्यक्ति की अचल संपत्ति उधार या ऋण के लिए प्रतिभूति बन जाती है, परंतु जहां बंधक में हित का ट्रांसफर होता है वहीं भार में जो संपत्ति में हित का अंतरण नहीं होता है। सबसे जो मूल अंतर है यही है कि बंधक में क्या होता है कि हित का अंतरण हो जाता है, लेकिन भार में संपत्ति तो प्रतिभूत के रूप में रखी जाती ही है, गारंटी के रूप में रखी जाती है, लेकिन वह जो है उसमें हित का जो अंतरण नहीं होता है। अब भार के आवश्यक तत्व को भी जानना आवश्यक है। तो भार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो एक अचल संपत्ति होनी चाहिए। अचल संपत्ति को प्रतिभूति बनाया जाता है, तो यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि संपत्ति किस प्रकार की होती है, चल या अचल। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि भार सदैव अचल संपत्ति का होता है। जो प्रतिभूति है वह पक्षकारों के कार्य के द्वारा या विधि की प्रक्रिया के द्वारा भी उसे बनाया जा सकता है, और प्रतिभूत किसी धन के भुगतान के संदर्भ में होना चाहिए, और ऐसी जो प्रतिभूत है धन की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो यही जो है इसके आवश्यक तत्व हैं। अब इन्हीं पर जो है अलग अलग जो प्रश्न है वह बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस पर जो प्रश्न है उनको। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत एक भार को किस बात के लिए आवश्यक माना गया है, या इसके भार के लिए कौन सी बातें आवश्यक हैं। तो भार के अंतर्गत अनुप्रमाणन की जो है आवश्यकता नहीं होती है, और इसके साथ साथ बंधक की तरह इसे साबित नहीं किया जाता सकता है। अर्थात जो है भार जो है वह बंधक से अलग होता है। जहां पर बंधक के अंतर्गत एक निर्धारित सीमा से अधिक संपत्ति है तो उसका जो है अनुप्रमाणन होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है भार में न अनुप्रमाणन की आवश्यकता है न तो पंजीकरण की यहाँ पर कोई आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक भार का सृजन किया जा सकता है। तो जैसा हमने देखा कि धारा 100 के अंतर्गत जो पहली लाइन है उसी में बताया गया है कि अचल संपत्ति में पक्षकारों के कार्य के द्वारा या विधि की प्रक्रिया के द्वारा, अर्थात ये चौथा विकल्प है, पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि की प्रक्रिया के द्वारा भार का सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक भार जो है यह किस प्रकार से सृजित किया जा सकता है। तो यह जो है अचल संपत्ति पर ही सृजित किया जा सकता है, चल पर नहीं सृजित किया जा सकता। नेक्स्ट है न्यायोचित सूचना का सिद्धांत यह किन मामलों में लागू नहीं होता है। तो न्यायोचित सूचना का सिद्धांत जो लागू नहीं होने के बारे में पूछा है, तो यह धारा 103 के मामले में लागू नहीं होता, बाकी धारा 40, 39 और 100 इन मामलों में यह जो है सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम से
सुसंगत नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो टीपीएस से संबंधित जो सुसंगत नियम बनाने की शक्ति है वह धारा 104 के तहत हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित किस धाराओं के समूह में पट्टे का वर्णन किया गया है? अर्थात पट्टे के बारे में जो प्रावधान है वह जो है कहां से लेके कहां तक दिया गया है। तो इसमें दो प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि किन धाराओं के अंतर्गत, तो धारा 105 से लेके 117 के अंतर्गत, और अध्याय भी पूछा जाता है कि किस अध्याय में पट्टा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो पट्टा को अध्याय 5 के अंतर्गत दिया गया है। अध्याय 5 धारा 105 में पट्टा को परिभाषित किया गया है। और तो इस प्रकार से जो है आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हर बात में प आ रहा है, पट्टा में भी, 105 में भी और अध्याय 5 में भी। तो इसे जो है आप तीनों माध्यम से याद रख सकते हैं, तीनों प्रश्न एक साथ इसे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम का कौन सा जो है धारा है वो पट्टे को परिभाषित करता है? तो धारा 105 के अंतर्गत पट्टे की परिभाषा दी गई है। तो इसमें परिभाषा क्या दी गई है तो इसको भी देखना आवश्यक है। तो इसके आवश्यक तत्वों को देखते हैं कि इसमें जो है परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि उसमें आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो एक पक्षकार होना चाहिए, पक्षकार में पट्टाकर्ता और पट्टाधारी ये दोनों व्यक्ति होते हैं। अचल संपत्ति का पट्टा होगा, चल संपत्ति का नहीं। उपभोग करने के अधिकार का अंतरण है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उपभोग के अधिकार का अंतरण है, यहाँ पर स्वामित्व का जो है अंतरण नहीं होता है। तो अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए यहाँ पर टाइम भी ध्यान में रखना है कि यह अभिव्यक्त अर्थात किसी निश्चित समय के लिए या किसी अनिश्चित समय के लिए या इसे शाश्वत काल के लिए भी इसका जो है पट्टा किया जा सकता है। और इसमें जो कीमत होगी अर्थात जो प्रतिफल होगा वह किस प्रकार से होगा तो उसे दिया जा सकता है तुरंत, या उसको दिए जाने का वचन दिया गया हो। और जो प्रतिफल है वह किस रूप में हो सकता है तो यह धन के रूप में, फसल के अंश के रूप में, सेवा के रूप में, मूल्यवान वस्तु के रूप में हो सकता है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि जो पट्टा है वह शाश्वत काल के लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। दूसरी बात जो इसकी कीमत है, कीमत चाहे वह दे दिया गया हो या देने का वचन दिया गया हो, जरूरी नहीं कि वह तुरंत ही दे दिया जाए। और कीमत किस रूप में हो सकता है तो यह धन भी हो सकती है, फसल का अंश, सेवा या मूल्यवान वस्तु, किसी रूप में भी इसे जो है हो सकता है कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? तो पक्षकार, तो ये इसके आवश्यक तत्व हैं, संपत्ति होनी चाहिए और इसका आंशिक अंतरण होता है, पूर्ण अंतरण नहीं होता। अर्थात इसमें पूर्ण जो अधिकार है वह सृजित नहीं किया जाता, पूरी तरह से संपत्ति को ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि क्या होता है इसमें हित का अंतरण होता है, उपभोग करने के अधिकार का अंतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवयस्क को किया गया पट्टा यह किस प्रकार का होगा? तो ऐसा जो पट्टा होगा वह शून्य होगा, क्योंकि जो पट्टा के जो पक्षकार हैं वह संविदा करने में सक्षम होने चाहिए। इसीलिए जो पट्टेदार है अर्थात जो अवयस्क व्यक्ति है उसको पट्टा तभी किया जा सकता है जबकि वह संविदा करने में सक्षम हो। तो अवयस्क व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए उसके पक्ष में पट्टा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक पट्टा किया जा सकता है तो किस अवधि के लिए? तो एक निश्चित अवधि के लिए भी किया जा सकता है और शाश्वत काल के लिए भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही मामलों में किया जा सकता है, क्योंकि धारा 105 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि किसी अभिव्यक्त समय के लिए या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए जो पट्टा है वह किया जा सकता है। नेक्स्ट है कीमत के बदले में अचल संपत्ति के उपभोग करने के अधिकार का अंतरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर यही है कि पट्टे के अंतर्गत क्या होता है कि कीमत के बदले अचल संपत्ति के उपभोग करने का अधिकार अंतरित किया जाता है, इसे ही पट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टा एवं अनुज्ञप्ति अर्थात पट्टा और लाइसेंस के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो कथन है वह असत्य है या गलत है या सही नहीं है। तो पहला है पट्टे का समुद्देशन किया जा सकता है लेकिन अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस का समुद्देशन नहीं किया जा सकता। तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पट्टा है या किसी अन्य व्यक्ति को इसे उपपट्टे पर दिया जा सकता है, लेकिन कोई लाइसेंस धारी करने वाला व्यक्ति है, अगर उसने जिस कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है तो उसका यूज केवल वही कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति वो जो है लाइसेंस का यूज नहीं कर सकता। तो पहला सही है। दूसरा है कि दोनों मामलों में पट्टाधारियों और अनुज्ञप्ति धारक अपने नाम से अतिक्रमणी के विरुद्ध वाद ला सकते हैं। तो यही जो कथन है वह गलत है कि यह दोहे मामले में
अपने नाम से वाद नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पर असत्य पूछा है तो यह दूसरा ही असत्य दूसरा ही कथन असत्य है। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम में सन 2002 में संशोधन किया गया। तो किस धारा के अंतर्गत संशोधन किया गया है? तो यह धारा 106 के अंतर्गत संशोधन किया गया है। तो 106 में जो प्रावधान है वह क्या किया गया है? तो इसमें है कि लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में जो पट्टे की अवधि कितनी होगी, तो यही जो प्रावधान है वह 106 के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में जो पट्टे की समय अवधि होगी तो वह होगी, दो मामले हैं इसमें। अगर वह कृषि या विनिर्माण के लिए प्रयोजन के लिए जो है पट्टा किया गया है तो वह जो पट्टा है वह वर्षानुवर्षी अर्थात वर्ष से वर्ष तक समझा जाएगा। और अगर इसको समाप्त किया जाना है तो उसकी 6 महीने पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। तो कृषि और विनिर्माण के प्रयोजन के लिए वर्षानुवर्षी होगा और अन्य प्रयोजनों के लिए जो पट्टा होगा वह मासानुमासिक अर्थात माह से लेके महीने दूसरे माह तक होगा। और इसका जब समाप्त किया जाना होगा तो वहां पर 15 दिन की पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। तो अब प्रश्न देखते हैं इस पे कि टीपीए की धारा 106 के प्रावधानों को संपत्ति नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो यह जो प्रावधान है यह किस तारीख को लागू हुए हैं? तो यह उत्तराखंड में यह एक प्रश्न जो है इसको पूछ लिया गया था कि इसे जो है किस डेट को लागू किया गया था? तो यह 31 दिसंबर सन 2002 से इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है अचल संपत्ति का निर्माण के उद्देश्य से पट्टा संविदा अथवा स्थानीय विधि अथवा विपरीत परंपरा के अलावा किस प्रकार का माना जाएगा? तो जैसा कि हमने देखा धारा 106 के अंतर्गत कृषि और विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए अगर कोई पट्टा होता है तो वह वर्ष से वर्ष तक अर्थात वर्षानुवर्षी समझा जाता है। नेक्स्ट है एक पट्टा जो अवधि के बारे में तो चुप है किंतु पट्टेदार जो है उसका कब्जा ले लेता है, तो इस तरह के पट्टे को क्या कहेंगे? तो इसे शाश्वतता की अभिधारी या शाश्वतता की किराएदारी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामले में इसकी स्थिति क्या होगी? तो जैसा कि हमने देखा कि कृषि और विनिर्माण के अगर प्रयोजनों के लिए कोई पट्टा किया जाता है तो उसे वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। नेक्स्ट है एक अचल संपत्ति के पट्टे की भाड़ेदारी अर्थात जो उसकी किराएदारी है वह मासिक है, तो ऐसी किराएदारी की समाप्ति के लिए लिखित में कितनी अवधि की सूचना देना आवश्यक है? तो किराएदारी वहां पर अगर मासिक है तो वहां पर वह जो मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा और उसे 15 दिन की सूचना देकर समाप्त किया जाएगा, अर्थात इसकी समाप्ति के लिए जो 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होगा। नेक्स्ट है संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 106 के सिद्धांतों के लिए समय अवधि प्रारंभ होती है। तो ऐसी जो समय अवधि है वह कब से प्रारंभ होती है? तो यह जो है इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 106 के जो दूसरा खंड है इसके अंतर्गत दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जो कालावधि है उसकी सूचना की प्राप्ति की तारीख से उसे प्रारंभ माना जाएगा। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा कि सूचना की प्राप्ति के दिनांक से जो है वह समयावधि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृषि पट्टे की किस्म नहीं है? अर्थात इसमें से कौन सी एक जो प्रकार है वह कृषि पट्टा नहीं है? तो इंडिगो की खेती करना यह जो है कृषि पट्टा है। सब्जी की खेती यह भी है। चाय के पौधे उगाने के लिए पट्टा, तो यह जो पट्टे हैं वह कृषि प्रयोजनों के लिए माने जाएंगे, लेकिन वृक्षों के फल को इकट्ठा करने के लिए पट्टा जो है यह कृषि योग्य पट्टा नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति नियंत्रण अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है? तो अंतरण जो है इसमें से विक्रय है, दान है और विनिमय है। यह जो है अंतरण है, लेकिन किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग कर देना यह जो है विनिमय या अंतरण नहीं होता है। नेक्स्ट है अचल संपत्ति का 1 वर्ष से अधिक की अवधि का पट्टा किया जा सकता है। तो 1 वर्ष से अधिक का अगर कोई पट्टा किया जा रहा है तो वह पट्टा किस प्रकार से किया जाएगा? तो पट्टा कैसे किया जाएगा इसके संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 107 के अंतर्गत दिया गया है। तो उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई वर्षानुवर्षी पट्टा है या 1 वर्ष से अधिक का कोई पट्टा है तो वह जो है केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा ही किया जा सकेगा। तो इसका जो पहला विकल्प है यही सही होगा कि 1 वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा है तो वह केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा। अब 107 को देखते हैं तो इसमें जो प्रावधान है क्या किए गए हैं कि अचल संपत्ति का
वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अवधि का पट्टा या वार्षिक भाटक आरक्षित करने वाला अगर कोई पट्टा है तो केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा किया जा सकेगा। और इसके अलावा अचल संपत्ति के जो अन्य पट्टे हैं या तो पंजीकृत लिखत के द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार के द्वारा, इन 2 माध्यमों से उसे किया जा सकेगा। और इसके अलावा जहां पट्टा जो है पंजीकृत लिखत के द्वारा किया गया है वहां ऐसा लिखत अर्थात ऐसा जो दस्तावेज है वह पट्टाकर्ता और पट्टेदार इन दोनों के द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे। तो ये इस धारा के अंतर्गत 107 के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला कि पट्टा कैसे किए जाएंगे, पट्टा किए जाने की रीत किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो धारा 107 के अंतर्गत दी गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर 1 वर्ष से अधिक का पट्टा है तो वह कैसे किया जाएगा, तो उसे जो है केवल पंजीकृत लिखत के द्वारा किया जा सकता है। और अन्य जो पट्टे हैं वह कैसे किए जा सकेंगे, तो वह जो है या तो लिखत के द्वारा, पंजीकृत लिखत के द्वारा या कब्जे के परिधान के द्वारा। और चौथा प्रश्न बनता है, चौथा प्रश्न ये बनता है कि जबकि पट्टा जो है पंजीकृत लिखत के द्वारा किया गया है तो वहां पर उसको निष्पादित किसके द्वारा किया जाएगा, तो उसे पट्टाकर्ता और पट्टेदार इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा उसका निष्पादन किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं 107 से। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत मासानुमासी पट्टा किया जा सकता है। तो मासानुमासी पट्टा, तो जैसा हमने धारा 107 का जो दूसरा पैरा देखा है उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो मासानुमासी पट्टे होते हैं वह सब जो है या तो पंजीकृत लिखत के द्वारा या कब्जे के परिधान सहित मौखिक करार के द्वारा, इस प्रकार से वह किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के पट्टे को लिखित निष्पादन होना चाहिए। तो यह जो है प्रश्न हमने देखा कि धारा 107 का जो तीसरा पैरा है, 107 का पैरा 3 के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो टीपीए के अंतर्गत अगर कोई जो पट्टा है वह पंजीकृत लिखत के द्वारा किया जाता है तो वहां पर उसका जो निष्पादन होगा वह पट्टाकर्ता और पट्टेदार इन दोनों के द्वारा ही उसको निष्पादित किया जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व के बारे में प्रावधान किया गया है। तो पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व के संदर्भ में जो प्रावधान है धारा 108 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पट्टे के पर्यवसान के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। तो पट्टे का जो पर्यवसान है यह धारा 111 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अब हम धारा 111 को देखेंगे कि जो पट्टे का पर्यवसान है वह किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई सीमित समय है तो वह अगर समय बीत जाता है तो वहां पर जो पट्टे का पर्यवसान है स्वतः हो जाएगा, जबकि पट्टा किसी घटना के घटित होने की शर्त पर आधारित है तो ऐसा जब घटना घटित हो जाती है तो वहां पर पट्टे का पर्यवसान हो जाएगा। तीसरी बात है कि जब संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है या उसका व्ययन करने की उसकी शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक है तो ऐसी घटना के घटित होने पर जो है पट्टे का पर्यवसान हो जाएगा, जबकि उसे संपूर्ण संपत्ति में पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय पर और एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाता है। अर्थात जो पूरी संपत्ति है उस संपत्ति का जो अधिकार है वह एक ही व्यक्ति में निहित हो जाता है, तो वहां पर जो है पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। इसी प्रकार से अभिव्यक्त या विवक्षित अभ्यर्पण के द्वारा, समापहरण के द्वारा भी पट्टे का जो पर्यवसान हो जाता है। अब समापहरण कैसे होगा, तो इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं कि जैसे पट्टेदार द्वारा किसी अभिव्यक्त शर्त का अगर भंग किया जाता है तो उस आधार पर जो है पट्टे का समापहरण कर लिया जाएगा। तो समापहरण किन किन आधारों पर होगा ये उसके आधार हैं। तो समापहरण द्वारा भी पट्टे का पर्यवसान होता है। तो समापहरण किस आधार पर होगा, तो इसको भी जानना है कि अगर किसी शर्त पर जो है पट्टा किया गया है और उस शर्त का जो है वहां पर उल्लंघन किया जाता है, पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक जो है खड़ा करके यह दावा करे कि वह स्वयं हकदार है, तो इसका अर्थ यह है कि जो पट्टाकर्ता के हक को अगर पट्टेदार चुनौती देता है तो वहां पर भी जो है समापहरण कर लिया जाएगा पट्टे का। नेक्स्ट है कि पट्टेदार के द्वारा पट्टेदारी की हैसियत का त्याग कर दिया जाता है या पट्टेदार जो है वह न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो वहां पर भी जो है पट्टे का समापहरण कर लिया जाएगा। और जब पट्टे का समापहरण कर लिया जाएगा तो पट्टे को
जो है समाप्त मान लिया जाता है। अब देखते हैं आगे कि पट्टे का परेशान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना देकर भी जो है यहाँ पर पट्टे का परेशान किया जा सकता है। तो धारा 11 के अंतर्गत इतनी रीतियां बताई गई हैं जिनसे जो है पट्टे का परेशान हो सकता है। तो अब हम इस पे जो है प्रश्न देखते हैं कि अचल संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है। तो किस दशा में जो पट्टे का पर्यवसान है वह नहीं होता है। तो इसमें पहला है कि तत्व द्वारा परिसीमित समय के बीत जाने पर जो पट्टे का पर्यवसान हो जाता है, अभिव्यक्त कोई अभ्यर्पण किया जाता है तो या विवक्षित अभ्यर्पण किया जाता है तो वहाँ भी इसका जो है पर्यवसान हो जाता है, और अगर समापहरण कर लिया जाता है तो वो भी पर्यवसान हो जाता है। लेकिन निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो छोड़ देने की सूचना की तामील पर जो है पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे के पर्यवसान का आधार नहीं है। तो पहला परिसीमित समय के बीत जाने पर, तो यह एक आधार है। विवक्षित अभ्यर्पण के द्वारा या समर्पण के द्वारा, तो यह भी एक आधार है। और तीसरा है कि पट्टे का पर्यवसान करने की सूचना की समाप्ति पर भी हो जाता है, लेकिन पट्टेदार की मृत्यु पर जो है वह पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। नेक्स्ट है, पट्टे का पर्यवसान हो सकता है तो वह जो है किस प्रकार से हो सकता है। तो परिसीमित समय बीत जाने पर यह हो सकता है, विवक्षित समर्पण से तो ऐसे भी हो सकता है, और समापहरण से तो उपरोक्त सभी प्रकार से जो है पट्टे का समापहरण या पर्यवसान हो सकता है। नेक्स्ट है, अचल संपत्ति के पट्टे का अवसान या पर्यवसान किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर मौखिक सूचना के द्वारा जो है इसका पर्यवसान हो सकता है। तो जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत कोई सूचना अधित्यक्त की जा सकती है। तो सूचना का अधित्याग इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह जो है धारा 113 के अंतर्गत दिया गया है। तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है वह धारा 113 पर आधारित है। तो यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि धारा 113 के अंतर्गत कोई सूचना अधित्यक्त की गई या की जा सकती है तो किस प्रकार से या कब की जा सकती है। तो जिस व्यक्ति को यह दी गई है उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति से ही जो है कोई सूचना हो वह अधित्यक्त की जा सकती है। तो ये इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 113 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पट्टे का पर्यवसान होता है। तो पट्टे का जो पर्यवसान है यह किस प्रकार से होता है। तो यह जो है विलयन के द्वारा, समापहरण के द्वारा और अभ्यर्पण के द्वारा, इन सभी रीतियों से जो है पट्टे का पर्यवसान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने टीपीए के जो है 5वें खंड को समाप्त किया है, और अभी तक हम जो है कुल 250 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, और अभी तक हम धारा 100 जो 13 है जो पट्टा के अंतर्गत आता है यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीट कर देंगे इस एक्ट को। तो 6 वीडियो होंगे और इसके बाद एक मास्टर वीडियो होगा। तो कुल मिला के इस पर हम 7 वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके माध्यम से हमारा पूरा विश्वास है कि टीपीए के मामले में आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप किसी भी जो है एक्स्ट्रा आप किताब की आवश्यकता नहीं होगी। आप इसके साथ अगर बेयरएट को रखेंगे और उसमें देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह से टीपीए पे आप कमांड कर लेंगे और इसके बारे में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है इसके सभी पार्ट को अच्छे से देखें, और इसके संदर्भ में अगर कोई भी माइनर सी भी अगर कोई गलती आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। उस चीज़ों को, उस गलतियों को हम आगे सुधारेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सबसे बेस्ट जो कंटेंट है आपको अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।